नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज क्राइम पेट्रोल डायल 100 में हम देखेंगे महाराष्ट्र की ऐसी कहानियां जो हमारे सभ्य समाज के कुरूप चेहरे को दर्शाती हैं, जहां हकीकत मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। और आज के इस एपिसोड में वसई का ये केस एक ऐसे ही झूठ की सच्ची कहानी बयां करता है। ये एक प्रेम कहानी थी जो इंसान के बदलाव के तमाम बहकावों का मजाक उड़ा रही थी। आ गए रत्ना? हाँ दीदी, आई मैं। एक काम खत्म नहीं हुआ तो दूसरा काम हाजिर है इसका। आहो चला, नाश्ता रेडी है। हाँ हेलो। अरे वाह ताई, आज नाश्त्यामध्ये रोटी पराठे दोनों। लीना को लेके आ नाश्ता करने। बरं। ए, चल। बेटा, मुझको लगता है बहुत लोगों को काट के फेंका है इधर। मामा आप मेरे को देख के क्यों बोल रहे हो? तू सामने थी इसलिए तेरे को पुलिस को फोन करना। मैं फोन करके आता हूँ पुलिस जाके। कान की नीचे दूंगा। मैं यहाँ पे पुलिस वाला ही खड़ा हूँ ना। आहो, आप उसके ऊपर क्यों भड़के हो? अभी सोचो क्या करें। ये सब बहुत भारी पड़ने वाला है हम लोगों पर। मुझे तो डर है इस चक्कर में आपकी कहीं नौकरी ना। चुप, बिल्कुल चुप। मैडम, मेरे को खुद को पता नहीं लग रहा है ये सब कैसे हुआ रहेगा। हाँ, मेरे को लगता है रात को किसी ने काटा और फेंक दिया। सुबह ये रत्ना पानी लेने आई तभी उसने देखा। किसकी डेड बॉडी है? अरे मैडम, इसको कैसे पता रहेगा? इसने भी तो सभी लोग के साथ देखा अभी। इसको नहीं पता होगा तो आपको पता होगा ना। मुझे अगर पता होता तो मैं खुद बताया था। मैं खुद हैरान हूँ। मैडम, इसमें तकरीबन 2 साल के बच्चे की भी लाश है। क्या कहते हैं कि बच्चे का स्पर्श बड़े से बड़े तनाव को भी दूर कर देता है। तो फिर ये कौन दरिंदा था जिसने एक मासूम 2 साल के बच्चे के टुकड़े कर दिए थे? और इनामदार परिवार संदिग्ध तरीके से क्यों पेश आ रहा था? कहीं इस दरिंदगी की जड़ें इस घर में तो नहीं थी, या वो कोई और था? ओहो, तो मेरे दोस्त को प्यार हुआ है? हम लोग शादी करना भी चाहते हैं, लेकिन उसका बाप नहीं मान रहा है। तो टेंशन क्यों लेता है? अगर लड़की तैयार है, तेरे से प्यार करती है, तो घर से भगा के लेके जा उसको। प्लान बना, उसको घर से बाहर निकाल, उसके आगे का मैं देख लेता हूँ। सुन ना, उस टाइम क्यों तुम किसी के लपड़े में पड़ रहे हो? ये लड़की भगाना ये सब ये ठीक नहीं है। तो क्यों इतना फालतू का टेंशन ले रही है? हाँ? दुनिया में क्या कोई पहली बार लड़की भगा रहा है क्या? मेरा दोस्त है, उसको मदद तो करनी पड़ेगी ना। हम क्यों चोरों की तरह मिलते? बस हो गया। अब कल ही मैं अपने आई को अपने बारे में बताता हूँ। तेरी आई को बताने से क्या होगा? मेरे आई बाबा शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। लीना, हक का दरिया ही है, उतर के भी पार करना पड़ेगा ना, तो भी करेंगे। माना तो ठीक, नहीं तो भगा ले जाऊंगा तुम्हें। हिम्मत है तो और बहुत कुछ करने की हिम्मत है मेरी। दिखाओ क्या? दिखाओ दिखाओ। नहीं,
चलो जल्दी। इंतजाम हुआ? हाँ, आज की रात एक लॉज में इंतजाम हो गया है। तुम दोनों वहीं पे रुको, कल सुबह होते ही एक मंदिर में शादी करा दूंगा। थैंक्स यार। मेरा दोस्त है यार, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। हाँ चलो चलो निकल। तुम वो इंस्पेक्टर इनामदार की बेटी हो ना? मरवा दिया यार तूने तो। किसको भाग के लेके आया तू? आओ आओ, उठा ना आओ, उठाओ आओ। नीला घर में कहीं नहीं दिख रही है। देखो गली गली ढूंढो, घर घर ढूंढो, सब होटल चेक करो, आज ही के आज मिलने चाहिए वो। रात को उनको किस किसने देखा है पता कराओ। चलो सर। क्या हुआ रे, कोई कैदी भाग गया क्या? बाबा इनामदार साहब की बेटी भाग गई है। टीना जल्दी उठो, टीना उठो, तुम अंदर बाथरूम में छुप जाओ, मैं देखता हूँ कौन आ गया। जाओ जल्दी। तुम लोगों को अभी के अभी इधर से निकलना पड़ेगा। ये लीना का बाप उसको ढूंढ रहा है, सब लॉज चेक कर रहा है, वो इधर भी पहुंच जाएगा जल्दी। चलो, मैंने तुम लोगों का इंतजाम एक जगह पे कर दिया है, तुम लोग अभी उधर रुको। चलो, ये लीना कहाँ है? अंदर। लीना, लीना जल्दी भाग। क्या हुआ? अपने को अभी निकलना पड़ेगा जल्दी। इस लड़की को देखा है? इधर आई थी वो? जी सर, रात को आई थी किस लड़के के साथ में, लेकिन आज सुबह चली गई। रूम किसने बुक किया था? मना किया था आपको, मत पड़ो इस लफड़े में। पर मेरी बात सुनता कौन है? तो मुझे कौन सा पता था कि वो पुलिस वाले की लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है। अरे वो इंस्पेक्टर है, सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बिरादरी में हमारी बिरादरी में फर्क तो देखो। अगर उन लोगों की खोपड़ी खिसकी ना तो हमारी पूरी बिरादरी को, पूरी बस्ती को भुगतान करना पड़ेगा। मला तर भीती वाटते। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, अरे साहब किधर लेके जा रहे साहब? साहब इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। साहब 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 छोड़ो साहब। साहब मेरे को नहीं मालूम। कहाँ है मेरी बेटी? किसके साथ रखा है? साहब आपकी बेटी मेरे को कैसे मालूम रहेगा? मालूम नहीं तेरे को? और इसके घर में कौन कौन है? लेके आ सबको। साहब मेरे को नहीं मालूम साहब। ये देखो तेरी बीवी आ गई। काय केले? सालून के मैडम घ्या त्याने आतमध्ये, खिलाओ हवा अपनी। साहब नहीं साहब, साहब 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 उसको छोड़ दो साहब, साहब उसको छोड़ दो साहब, उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई गलती नहीं है साहब। साहब 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 छोड़ दो साहब। तो पता कहाँ है? सगळीकडे नीट छोटा, तू वरती जा, तुम्ही आ जाना। तुला सांगितलं होतं त्याला भेटू नको, फिर भी तुम यहाँ मुंह मारने चली आई। अब तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बोल कहाँ है वो? बोल कहाँ है? वो खाना लेने गया बाबू। खाना खिला रहे तेरे को? और बाहर टाइट फिटिंग लगाओ, अगर मिलेगा तो क्या करना उसे तुम्हें पता है। चलो। ये बड़े लोग हम लोग को कुत्ते के माफिक समझते, मालूम? जब मन करा, जब जी चाहा उठा लिया और पीट डाला। आज मेरे भाई को मारा, कल आपका परिवार होगा, आपका फैमिली होगा। काहे को मालूम? क्योंकि हम लोग जवाब नहीं देते। अरे जब अपने ही चमको दबाते हैं तो बाहर वाले तो दबाएंगे ना। भाऊ बहुत हो गया दबना, अब हिसाब बराबर करके ही रहेंगे। हम चाहे जितना मर्जी वहम पाल लें कि हमारे समाज में भेदभाव कम हो गया है, लेकिन अब भी कुछ अदृश्य दीवारें हैं
जो दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद हैं, और इन्हीं दीवारों के नीचे दबकर न जाने कितनी जिंदगियां कुचली जा चुकी हैं। और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्या अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना गलत था, या फिर योगेश जो एक प्रेमी जोड़े लीना और समीर की मदद करना चाहता था वो गुनाह था? और अगर नहीं तो उन्हें किस बात की सजा मिली थी? और फिर इस प्रेम कहानी ने 6 महीने के बाद जो रूप लिया वो दिल दहला देने वाला था। मैडम हमेशा की तरह सुबह रत्ना पानी देने आई। मैडम बॉडी की सारी हिस्से निकाले हैं, 3 लाशें, एक आदमी की, एक औरत और एक छोटा बच्चा है। ये केस हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। 2 बिरादरी का मामला है, गलती से भी पब्लिक भड़क गई ना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सीधा आदमी था मैडम योगेश, सबकी मदद करता था और इसी मदद करने के चक्कर में उसकी जान गई। किसकी क्या मदद की थी उसने? तेरे से प्यार करती है तो घर से भगा के लेके जाओ उसको, क्या आगे का मैं देख लेता हूँ। आज की रात एक लॉज में इंतजाम हो गए, तुम दोनों वहीं पे रुको। तुम वो इंस्पेक्टर इनामदार की बेटी हो ना? ये लीना का बाप उसको ढूंढ रहा है, सब लॉज चेक कर रहा है, वो इधर भी पहुंच जाएगा जल्दी। बोल कहाँ है मेरी बेटी? साहब उसको छोड़ दो, साहब उसको छोड़ दो साहब, उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई गलती नहीं है साहब। उस इनामदार के डर से वो समीर तो गांव छोड़ के भाग गया, पर कभी कभी आता था रात में। पर इनामदार को तो उसकी बेटी मिल गई थी, फिर अब क्या प्रॉब्लम होगी उसकी? उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। आप भी सोचो ना, और तो और मैडम, और लड़की का मामा भी योगेश को धमकाने आया था। तेरी वजह से मेरी भांजी घर पे पड़ी है, तो उसको भगा के लेके गया था ना, घर पे पड़ी है वो। हाँ, रिश्ता नहीं हो रहा है उसको। तेरे को तो मैं अब दिखाता हूँ क्या। मैंने कुछ नहीं कहा। अरे छोड़ उसका। क्या रे, क्या तेरा रोज का नाटक है? काय को डरा था इसको? चल निकल इधर से। अभी तो मैं जा रहा है, लेकिन मेरी भांजी और घर पे पड़ी रही ना, गुलामी बख्तो। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या पट्टी पड़ा रहा है मैडम को? इनामदार, आवाज कमी करा, बाहर जाओ। मैडम मैं यहीं पे बैठ के ये क्या बातें सुनाता है आपको, क्या कहानी सुनाता है सुनता हूँ ना। आई सेड आउट। हाँ बोल। मैडम वो हरीश तो हरीश, ये इनामदार साहब ने योगेश को बहुत परेशान किया, मेरे भाई का जीना आराम कर दिया था। मिरर का है? हाँ का है ना, यही तो है। सब टूटा हुआ मिरर लेके गाड़ी चलाना अलाउड नहीं, मालूम नहीं क्या तेरे को? साहब लेकिन ये और हाथ गिरे। साहब लेकिन साहब ये तो गलत है ना साहब। और चेक कर जरा। क्या चेक करे साहब? बताते इसको खोल। क्या ये कहाँ से लाया? साहब मेरा सीधे से समझ में नहीं आया। अच्छा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इनामदार ने योगेश को मार दिया? सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, जिस दिन वो तीनों गायब हुए मेरे को योगेश का फोन आया। वो मेरे को बोला कि इनामदार साहब उसको मिलने के लिए बुलाए। उसने तुम्हें क्यों बताई ये बात? वो चाहता था मैं भी उसके साथ जाऊं। तो गए क्यों नहीं तुम? वो मैडम, मैं डर गया था, मेरे को लगा इनामदार साहब मेरा भी जीना आराम कर देंगे। ठीक है, अभी तुम जाओ, जरूरत पड़े तो हम लोग बुला लेंगे तुम्हें। बरा मैडम। बाबर, ये योगेश के फोन कॉल के रिकॉर्ड्स मंगवाओ, और हाँ, पड़ोसियों से पूछताछ करो ये यशवंत कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। मैडम, आपने वो 2 कौड़ी के आदमी के सामने मेरी भी इज्जत की,
इनामदार, पहली बात, लोगों को यूं कौड़ियों में गिनना बंद करो। और दूसरी बात, इस केस में तुम खुद सस्पेक्ट हो, तो कुछ दिन घर बैठ जाओ, ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा तुम्हें। आज से तुम सस्पेंडेड हो। हाँ साहब, मैंने देखा था, वो तीनों गए थे 15 तारीख की शाम को। ये कोई 7 बजा होगा, इस तरफ से गए थे। इसका मतलब है वो इनामदार के घर पे गए थे? उस तरफ ही गए थे। अब उधर क्यों गए थे साहब, ये मुझे नहीं मालूम। और हाँ साहब, उस दिन दोपहर में इनामदार साहब भी आके गए थे योगेश के घर पे। ओए जी साहब, योगेश कहाँ रहता है? योगेश, ये वाला घर है साहब उसका। साहब, योगेश को बुलाओ। वो तो नहीं है साहब घर में। अच्छा, हाँ। देखो तो। और योगेश को बोलो रात को मेरे घर में आके मिले। साहब, और अगर नहीं मिला ना तो साहब, कसम पर नाम ही चालू है, गाँव छोड़ो। इस झमेले में हमको मत घसीटो साहब। अरे मैं कहाँ घसीट रहा हूँ? तुम्हारे पति ने शुरू किया ना झमेला, वही खत्म करने के लिए बुला रहा हूँ। भेज देना। ये योगेश की बीवी ने इनामदार को यूं ही कहा था या सच में वो गांव छोड़कर जाने वाले थे? हाँ साहब, वो अपनी सब जमीन अमीन बेचकर मुंबई जा रहा था। अच्छा, वो लड़का समीर कभी मिलने के लिए आया था? हाँ साहब, योगेश के गायब होने से एक रात पहले आया था। बहुत चिल्लम चिल्ली की आवाज आ रही थी। जितनी मैं तेरी मदद कर सकता था मैंने की, अब बस। क्या बस हुआ? 2 थप्पड़ क्या गिरे, सब कुछ उगला तू? वो लोग तृप्ति को भी मार रहे थे, इसलिए मैं बोला। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि तेरे वजह से हम लोग अलग हुए। अब तू ही हमें एक करेगा। बस झाला हाँ बाबू, आपकी वजह से बहुत कुछ सहा है हम लोगों ने। जास्त काय मागतो वहिनी? मुझे बस एक नया सिम कार्ड दो, रहने के लिए एक खोली दो, बाकी सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा। अरे भाव, आप कुछ चाहिए क्या आपको? वो थोड़ी सी साकर चाहिए थी मेरे को। अच्छा, अभी देती हूँ। बाबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तीनों का खून 15 तारीख को 8 से 11 के बीच हुआ है। लेकिन मैडम, डेड बॉडीज को देख के ये लगता है कि उन्हें एक दिन बाद यानी 16 तारीख की रात को पानी में फेंका गया था। योगेश और उसके पत्नी की मौत तो जहर देने से हुई है, लेकिन बच्चे की मौत गला काटने से हुई। मैडम, पड़ोसियों के मुताबिक इनामदार ने योगेश को घर पे बुलाया था। यह भी तो हो सकता है कि योगेश इनामदार के घर पे गया हो, फिर इनामदार ने उन्हें जहर देकर मार दिया और फिर बॉडी के टुकड़े करके पानी में फेंक दिया होगा। नहीं, एक बात सोचने लायक है बाबर, इनामदार अपनी बावड़ी में क्यों लाशें फेंकेगा, और वो भी एक दिन बाद? क्योंकि पानी में खून तो कहीं नहीं था। मैडम, इनामदार पुलिस वाला है, उसने पुलिस वालों की तरह ही सोचा। हम उसके ऊपर शक ना करें, इसलिए शायद उसने ऐसा किया होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और एक बात है, लाशें काटने के लिए किसी करवट जैसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। ये इनामदार की सोच उसकी तरह ही घटिया है, हर चीज में वो ऊंच नीच देखता है। मुझे तो लगता है कि खून उसी ने किया होगा। उसकी बेटी समीर के साथ भाग गई, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। बाबर, एक काम करो, योगेश के और इनामदार के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, और ये इनामदार को भी बुलवाओ जरा। मैडम, मेरी लड़की भागी नहीं थी, वो उसे बहका के भगवा के लेके गया था। अगर भाग जाती तो मैं सोचता मर गई मेरे लिए, पर ऐसे कोई भगा के लेके जाए तो मैं क्या, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक करो। पाटिल मैडम, ये इनामदार की बेटी है ना, उसे जरा पुलिस स्टेशन लेके आओ जल्दी। हाँ, तर मिस्टर इनामदार। 1 मिनट मैडम। सॉरी मैडम, वो घर से फोन था। बसा। इनामदार, 15 तारीख को योगेश को तुमने घर पे बुलाया था? हाँ, बुलाया तो था, मगर वो आया नहीं। वो आया नहीं था या तुम्हारे घर से वापस गया ही नहीं? हाँ, मैं मानता हूं कि मेरा गुस्सा था योगेश पर, मगर उससे ज्यादा गुस्सा मेरा समीर पे था। अगर कुछ करना ही था तो मैं योगेश को क्यों करता, समीर को करता था। हाँ, योगेश पे तो तुम्हारा बहुत कम गुस्सा था, इसीलिए उस पर फेक केस लगवाया, वो भी जबानी। लॉकअप में बंद करवाया, खूब पीटा। हाँ, वो तो ऐसे ही। फिर कैसे इनामदार? जादू से बुलेट आई उसके स्कूटर में?
और इतने संगीन जुर्म का कोई केस भी नहीं दर्ज करवाया तुमने। वैसे एक बात बताइए इनामदार साहब, योगेश को आपने अपने घर पे क्यों बुलाया था? मैडम मैं सच कह रहा हूं, वो लोग मेरे घर आए ही नहीं। मिसेस इनामदार, आप दोनों बाहर रुकिए। मैं क्या बोलती हूँ मैडम, मैं बाहर जाती हूँ ना, इनको यहीं रहने दो, ये भी तो पुलिस वाले ही है ना। नहीं, मैं रुक जाती हूँ, इनको बाहर जाने दो। क्या है, ये छोटी है ना तो डर जाएगी। इनामदार, ये बस 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 घाबरो नकोस। तुमने चेहरा क्यों ढाक रखा है दुपट्टे से? दुपट्टा हटाओ। डरो नहीं, दुपट्टा हटाओ। अब सच बताओ, समीर के साथ तुम अपनी मर्जी से गई थी या जबरदस्ती लेके गया था वो? तुम्हें किडनैप किया गया था? नहीं मैडम, मर्जी से नहीं, वो मुझे जबरदस्ती ले गया था। अच्छा, ये चोट कैसी लगी तुम्हें? देखो नीला, डरो मत, सच बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें। आई ने मुझे बहुत मारा। बाबा का फोन आया था, आई बोली अगर तेरे बाबा के खिलाफ तू कुछ भी बोली ना तो समझ लेना मैं भूल जाऊंगी मैं तेरी आई हूँ। आई, मैं वहाँ बोलूँगी मुझे जबरदस्ती भगा के ले गए थे। मैडम, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पर बाबा नहीं चाहते हम दोनों की शादी हो। क्या यही प्यार है उसका जो तुम्हें उस दिन छोड़ के भाग गया? नहीं मैडम, वो मुझे छोड़ के नहीं भागा था, वो तो बस छिप गया था डर के मारे। अब ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई? ये समीर ने मुझे बताया। इसका मतलब उसके बाद तुम उसे मिली थी? कब और कहाँ मिली थी तुम उससे? 14 तारीख की रात को। समीर मेरे आई बाबा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, वो मेरी शादी कर देंगे। समीर, तू घबरो नकोस, मैं उससे पहले कोई इंतजाम कर लूंगा, और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा, समझे? डोंट वरी। तू घर तक आ गया, तेरी ये हिम्मत! अरे हरीश, अरे पकड़ो उसको। हरीश पकड़ उसको। कहाँ मर गया साला? हरीश साला पकड़। बाबर, ये समीर की खोज खबर निकालनी पड़ेगी। उस रात उसका गांव आना और दूसरी रात योगेश के बीवी बच्चों का कत्ल, ये सब इत्तेफाक नहीं लगता है मुझे। मैडम, ये योगेश के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मैडम, ये कॉल रिकॉर्ड देख के एक बात पता चलती है कि रात को 11 बजे तक इनामदार ने योगेश को कई बार फोन किया था। इसका मतलब है सचमुच योगेश इनामदार के घर पे नहीं गया था। नहीं बाबर, ये सब कॉल रिकॉर्ड्स फेक भी हो सकते हैं। हमें गुमराह करने के लिए इनामदार ने योगेश का खून करने के बाद भी किए हो। जरा देखो उस वक्त इनामदार के मोबाइल की लोकेशन क्या थी? मैडम, इनामदार के मोबाइल की लोकेशन उस वक्त उसका घर का ही दिखाई दे रहा है। मैडम ये देखिए, और एक नंबर है जो योगेश के नाम पर है। ये नंबर्स की डिटेल निकालो। नंबर तो उसी का है, पर जरूरी नहीं कि उस वक्त उसके पास हो। मैडम ये देखिए दूसरा नंबर जो सुमंत पाटिल के नाम पर है। इस नंबर से भी योगेश को कई बार फोन किए गए हैं। बाबर, एक काम करो, ये योगेश का दूसरा नंबर और ये सुमन पाटिल का नंबर, दोनों के डिटेल्स निकालो। हाँ साहब, पेपर में पढ़ा उसके बारे में। बहुत बुरा हुआ बेचारे योगेश के साथ। तुम कैसे जानते हो योगेश को? उसके ज़मीन का डील मैंने किया था ना साहब। उसकी ज़मीन मतलब उसका घर और उसकी खेती, जिसे बेचकर वो मुंबई जा रहा था। हाँ साहब, बहुत दिनों से भावताव चल रहा था हम लोगों के बीच। वो 50 लाख मांग रहा था, लेकिन इतना रेट नहीं है यहाँ पे। फिर एक दिन आके वो 45 लाख में डन किया, लेकिन उसके बाद ये सब हो गए साहब। मैडम ये भी तो हो सकता है कि इसमें सुमंत पाटिल का ही हाथ हो। क्या पता जमीन ट्रांसफर की गई हो और पैसा देना बाकी हो। नहीं बाबर, ऐसा नहीं हो सकता है। बिना पैसा दिए ग्राम पंचायत से जमीन ट्रांसफर होगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कुछ पैसा देकर ट्रांसफर की गई हो और बाकी बाद में देने की बात हुई हो, और ये पैसा बचाने के लिए सुमंत ने योगेश का खून किया हो। बाबर, एक काम करो, ये योगेश के जमीन के पेपर्स निकलवाओ जल्दी। मैडम, ये दूसरे मोबाइल का लोकेशन गांव के बाहर एक बस्ती का दिखाई दे रहा है। बाबर, पता लगाओ जल्दी। ओके मैम। साहब, वही रूम है। कौन? अरे सर, काय झालं?
तू योगेश के नाम का सिम कार्ड यूज करा था ना? क्यों? किसे छुपना चाहता था? मैम वो इनामदार साहब से। और किससे छुपने की क्या जरूरत है मुझे? क्यों? पुलिस से छुपने की जरूरत नहीं है। साहब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों छुपूं? अच्छा, कुछ नहीं किया तूने? योगेश के नाम का सिम कार्ड यूज कर रहा है, उसके नाम का रूम लेकर रह रहा है, और फिर भी तुझे लगता है पुलिस पकड़ेगी नहीं तुझे? हाँ? मैम वो सिम कार्ड योगेश ने दिया था मुझे, मतलब इनामदार साहब से बचने के लिए। मैं बहुत रोया उसके सामने, तभी उसने मुझे मदद की। मैं किसी को क्यों मारूं? वो तो मेरा दोस्त था, मैं क्यों मारूं उससे? देख बेटा, अगर तूने मारा होगा ना तो क्यों मारा और कैसे मारा ये सब हम निकलवा लेंगे। बस तेरे हाथ से ये मौका चला जाएगा जब तू तेरी सजा कम करवा सकता था। बाबर, ये केस की सारी फाइल्स चाहिए मुझे। सर, ये सुमंत पाटिल के कॉल रिकॉर्ड्स है जो आपने मंगवाए थे। मैडम, ये कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुमंत पाटिल को हरीश ने भी कई बार फोन किया था। ये हरीश और सुमंत का एक दूसरे से क्या लेना देना है? मैडम, ये योगेश, जमीन, पैसा, लीना और समीर एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां लगती है। साहब वो दोस्त है मेरा, इससे आगे मेरा उससे कोई वास्ता नहीं साहब। अभी आप बोले ना मेरे को कि योगेश सुमन को जमीन बेच रहे हैं, तभी मेरे को मालूम पड़ा साहब। अच्छा, ये तूने पिछले हफ्ते योगेश को इतने फोन क्यों किए थे जब वो उसे जमीन बेच रहा था? साहब आप मुझ पे शक कर रहे हो? पुलिस वाले का साला हूँ साहब, मैं ऐसा गलत काम थोड़ी ना करूँगा साहब। बाबर, ये हरीश बहुत टेढ़ी खीर है, ये जरूर कुछ छुपा रहा है हमसे, या तो वो इनामदार के बारे में या तो फिर सुमंत पाटिल के बारे में। मैडम, मुझे लगता है कि हमें सुमंत पाटिल और इनामदार के घर की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कि मर्डर वेपन उनके घर पर ही मिले या कोई खून के धब्बे भी मिल सकते हैं। ये इनामदार और सुमंत पाटिल के साथ साथ समीर के रूम की भी तलाशी लेनी चाहिए। बाबर, एक काम करो, कल सुबह जल्दी से जल्दी सर्च वारंट लेके आओ कोर्ट से। इनामदार, तुम्हारे घर का सर्च वारंट है मेरे पास। कोपरा शोधूंगा। यस सर। बाबर मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। बिरादरी में मेरी नाक कटेगी। देखो, ये तुम भी जानते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और तुम्हें जो कुछ कहना है मीरा मैडम से कहना। बाबर, तीनों की तलाशी ली है लेकिन कुछ नहीं मिला अब तक। आखिर क्या है और कहाँ है? ये कातिल बहुत शातिर है या फिर ऐसा कुछ है जो हमारी नजरों से छुपा है अब तक? प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा है अब तक। बाबर, शोधा लो कर। मैडम, बोला रिका में बॉडीज के अंतिम संस्कार के लिए साइन किसके लिए? जो भी उनके करीबी रिश्तेदार है उनको बोलो साइन कर दे। ओके मैडम। यशवंत जी साहब। हमें वो तीनों के अंतिम संस्कार के लिए तुम्हारे साइन चाहिए। यहां पे साइन कर दो। ठीक है सर। हाँ। हेलो मैम। हाँ रिका में बोला। यशवंत, क्या हुआ साहब? अरे 2 पेपर और भी है, एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाके साइन करके आओ। काय को? नज़दीकी रिश्तेदार तुम हो, अंतिम संस्कार के लिए बॉडी तुम्हें सौंपनी है इसलिए। हरीश, इनामदार साहब ने तुम्हें भी बुलाया। अच्छा। फोन मत करो, मैडम के सामने बैठे हैं, यहाँ तक फंसे हुए हैं। चलो साथ में चलते हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों चले जाओ, मुझे थोड़ा काम है। ओके ठीक है।
कशाला बोलवलंय? लाव लवकर. कशाला बोलवलंय? चला बाबर. मैडम इस तरफ आइए. आइए मैडम, ये देखिए. बाबर, जरा देखो ये चिटिया क्या इकट्ठा कर रही है. मैडम, ये तो मांस का टुकड़ा है. शोधून काढा सगळं, छान मारो सब. बाबर, हे सगळं खोदा, देखो और क्या मिलता है. शिंदे, कूलर पाउडर लेके आओ. ते मागे बघा काय ते. पवार, तो कोपरा शोधा. ती भिंत शोधा तिकडे बघा. ए रुको रुको रुको. मैडम, मैडम ये देखिए. सांगे फॉरेंसिक लैबला पाठवा. और हाँ, फॉरेंसिक लैब में बोलो रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए. और हाँ, पुलिस स्टेशन फोन करके बोलो दोनों को बिठा के रखें. दोनों ने मिलके खून किया है या फिर दोनों में से किसी एक. मैडम, मैंने यशवंत के कस्टमर से पूछताछ की और उनसे यही पता चला है कि ये दोनों कारपेंट्री में पार्टनर थे. मैडम, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है. बाबर, इतने दिनों में करवट से उंगलियों के निशान तो मिट चुके हैं, लेकिन जो मांस का टुकड़ा हमें मिला था वो योगेश की पत्नी तृप्ति का है. इसका मतलब एक बात साफ है, कत्ल वहीं हुए हैं. लेकिन किए किसने? हरीश ने, यशवंत ने या फिर दोनों ने? सच बता रहा हूँ साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब. वो तो मेरा भाई है साहब, मैं काहे को उसको मारेगा. सब उसका इनामदार के साथ लफड़ा था. वो सुमन पाटिल से तेरा क्या लेना देना है? मैं योगेश को सुमन पाटिल से मिला है मैडम, बस और कुछ नहीं. ये यशवंत है ना मैडम, ये योगेश का जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन योगेश उसको बेचना नहीं चाहता था मैडम. क्यों नहीं बेचना चाहता था? क्योंकि मैडम वो उसको पैसा कम दे रहा था और वो भी तोड़ तोड़ के. इसको पता था एक बार साइन हो गई तो इसको एक पैसा नहीं मिलेगा. तभी मैं इसको बोला कि तुम सुमन पाटिल को अपना जमीन बेच दो. वो पैसा भी पूरा देने को रेडी था मैडम. तब से ना मैडम ये यशवंत योगेश पे बहुत भड़का हुआ था. तो साला योगिया सुमन को जमीन बेच रहा है, मेरे को नहीं. मैं क्या पैसा नहीं दे रहा क्या उसको? हाँ, अब मैं उसके पूरे खानदान को खत्म करेगा और वो जमीन लेगा, वो भी फोकट में. तू तेरी कहानी नहीं सुना रहा है तो चल मैं सुनाती हूँ. योगेश ने तेरे बदले सुमन को अपनी जमीन बेच दी, इसलिए उसके और उसके परिवार को मार दिया ना तूने. ग्राम पंचायत से पता लगवाया हमने, वहां भी तूने पूछताछ की थी ना, और उन्होंने तुझे बताया सबसे नजदीकी रिश्तेदार को जमीन मिलेगी. मतलब कि तुझे. नहीं, फटाफट मुंह खोल वरना तेरा मुंह खुलवाना आता है हमें. बोल. जब योगेश ने सुमन को जमीन देने का फैसला किया तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा. और जब मेरे को मालूम पड़ा कि इनामदार ने उसको मिलने के लिए बुलाया तो मैंने उसको बोला कि मेरी दुकान से होके जाना. या तुम लोग के लिए लाया मैं. लो. अरे ये खाना वाना तो सब ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्यों बुलाया? अरे ऐसा कोई खास बात नहीं है, तुम लोग खाते खाते भी तो सुन सकते हो. हाँ चल तू बैठ, पहले खाना खा. बैठ 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 बैठ, खाना खा. बच्चे ने खाना नहीं खाया था इसलिए वो जिंदा था. मैंने उसका भी गला काट दिया.
एक जमीन के टुकड़े के लिए तूने अपने भाई को मार डाला यशवंत। और वो बच्चा जिसको जमीन और लालच का मतलब भी नहीं पता, उसको इतनी गंदी मौत मारा तूने। जो जुर्म तूने किया है ना यशवंत, उसकी सजा तुझे मिलेगी। अब तू जिंदगी भर वो जमीन का टुकड़ा नहीं देख पाएगा। पापा चले? कितना टाइम लगता है तुमको तैयार होने में? हाँ, और ये बाल क्यों खुले हुए हैं? हाँ, एक मिनट, ये तुमने लिपस्टिक लगाई? पापा आज वैलेंटाइंस डे है ना। तुम स्कूल पढ़ने जाती हो या ये सब करने जाती हो? तुम अपनी बहन जैसा बनना है? जाओ जाके बाल बांधो और लिपस्टिक पोंछ के आओ। चलो, तुमको पता है ये लिपस्टिक लगाने लगी है? पापा ये लिपस्टिक नहीं है, ये लिप ग्लॉस है। जो कुछ भी है पोछो उसे। क्या ध्यान देती हो तुम? और तुम तो समय गेम खेलता रहता है। चलो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। किरण, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं सर। मैं वहां पढ़ा रहा हूं और तुम दोनों यहाँ पर बातें कर रही हो। दोनों सामने देखो और बैठो। ये क्या है? क्या है? किरण, किरण, यहाँ आओ। हाँ पापा। क्या है ये? हाँ, तुम्हारी कॉपी से मिला है। आज क्लास में एक लड़के ने मुझे ये कॉपी दिया था, तो शायद उसी ने डाल दिया होगा। लेकिन पापा मैं सच कह रही हूँ, मैं उसकी तरफ मैंने आज तक देखा नहीं है। अरे कोई तो छूट दी होगी ना, जो उसने लव लेटर लिख के दिया तुमको। शर्म नहीं आती तुमको? कितनी मेहनत करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ ताकि तुमको अच्छी एजुकेशन दे सकूं, और तुम ये कर रही हो? बॉयफ्रेंड चाहिए तुमको? कौन है ये पार्थ? कौन है? कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे के पैरों में फिट आने लगे तो पिता को उसे अपना दोस्त मान लेना चाहिए। ये शायद एक आसान सा नियम है जो ये बताता है कि माँ बाप को अपनी औलाद के साथ उम्र के खास दौर में किस तरह से पेश आना चाहिए। लेकिन माँ बाप अक्सर इस नियम को अनदेखा कर देते हैं या फिर उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर औलाद बेटी हो तब तो किसी नियम और सावधानी की जरूरत ही नहीं समझी जाती। उसे संभालने और सुरक्षित रखने की कोशिश में अक्सर माँ बाप जानबूझकर या फिर अनजाने में उनके साथ ज्यादती कर बैठते हैं और उनका विश्वास खो बैठते हैं। और बच्चा उनसे प्यार करने, उन पर यकीन करने की बजाय उनसे डरने लगता है। अपनी जिंदगी से जुड़ी जरूरी बातें उनसे छिपाने लगता है, जैसा कि किरण कर रही थी। किरण, कितना लेट हो गया है, अभी तक सोई है। कितना अंधेरा कर रखा है कमरे में। ये कांच कैसे टूटा? रात को ठीक था। किरण, किरण, ये कांच कैसे टूटा है? किरण, किरण! इस कांच पे खून के धब्बे हैं, शायद इसी से कलाई काटी गई। अगर ये वही टुकड़ा है तो हो सकता है इस पर फिंगरप्रिंट्स हो। इसे लैब में ले जाइए और टेस्ट कीजिए। पीछे भी चेक करो। एग्जैक्टली क्या हुआ था कल रात? कुछ खास नहीं हुआ था सर। रोज की तरह किरण अपने कमरे में चली गई और हम लोग अपने कमरे में। देर रात में उसके कमरे में गई भी थी। खिड़की खुली हुई थी, मैंने बंद भी किया। और जब सुबह उठाने गई, उसकी कलाई कटी हुई है और बॉडी पर जितनी चोटों के निशान है उतनी चोटों में आदमी इतना चिल्लाता है कि पूरा मोहल्ला उठ जाए। और आप लोगों ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। हम सच कह रहे हैं सर। अपनी बेटी की चीखें सुनते तो बचाते नहीं उसे। किरण का किसी से झगड़ा हुआ था इन दिनों? या फिर कुछ अनयूजुअल सा बिहेव कर रही हो? या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमें मालूम होनी चाहिए? सेलफोन कहाँ है किरण का? सेलफोन नहीं रखती थी किरण। इस जमाने की लड़की, इस एज की लड़की, और मोबाइल नहीं रखती थी। कमाल है। नहीं सर, वो
उसकी पढ़ाई की वजह से हमने अलाउ नहीं किया था। एक बार रूम फिर से चेक करो और पंचनामा करवाओ। सर। बॉडी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जैसे सर, रिपोर्ट आती। जिसने भी ये सब किया है आप उसे छोड़िएगा मत। बड़ी प्यारी बच्ची थी। हमारा यही काम है, घबराइए मत, वो बचेगा नहीं। वैसे आप यहीं रहते हैं? 1 महीने पहले ही आया हूँ। इसके पहले मैं सागर में जॉब करता था, पर फैमिली और बहन से इतना दूर था, इसलिए वो जॉब छोड़कर अब भोपाल में तलाश रहा हूँ। काफ़ी क्लोज हैं अपनी दीदी के? क्यों नहीं होगा सर, इकलौती बहन है मेरी। ठीक है संजय, पूरा मैटर काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कोई खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आता है, किरण को मारता है और फिर रूम सेट कर चला जाता है और घर वालों को कुछ पता नहीं चलता। ये बात कुछ हजम नहीं होती। सर ये तब हो सकता है जब उसे मारने वाला कोई घर का हो, या ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। हाँ, लेकिन किरण एक जवान लड़की है, एटलीस्ट चिल्लाकर पड़ोसियों को तो उठा ही सकती थी। अनलेस किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो तो। एक हाथ से मुंह बंद करके दूसरे हाथ से कलाई काटना इम्पॉसिबल है, एक आदमी का काम नहीं हो सकता। इस ब्रिजेश के बारे में पता करो कि कैसा आदमी है। क्या सचमुच यहाँ नौकरी की तलाश में आया है या फिर किसी और मकसद के लिए इसे यहाँ बुलाया गया है? सर, उसके डैड ने मुझे पूरे क्लास के सामने थ्रेट किया था, लेकिन मैंने उसके बाद उससे कभी बात नहीं की। तुम पार्थ हो, अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसा काट दे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी चीप हरकत करने की मेरी बेटी के साथ? इन कामों के लिए स्कूल होता है। सो आई वांट अ रिटन अपॉलजी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहीं सर, मुझे माफ कर दो सर। आई एम सॉरी सर, मैं माफी मांगता हूँ सर, लेकिन प्लीज मेरे मॉम डैड को मत बुलाइए प्लीज। उसके घर मिलने गए थे कभी? नो सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ पे। सच में मैंने कुछ नहीं किया, बस एक गलती हो गई मुझसे। एक बात बताओ, किरण का किसी और के साथ अफेयर था? आई डोंट नो सर। फोन है ना तुम्हारे पास? नंबर दो, जरूरत पड़ी तो कॉल करेंगे, उठा लेना। मिस्टर शर्मा, सुना है पिछले दिनों आप अपनी लड़की पर काफी भड़के थे, उस पर चिल्लाए थे और उसके स्कूल भी गए थे। हाँ गया था, लेकिन वो कोई सीरियस मैटर नहीं था। आपसे डिसीजन सुनाने को नहीं कहा है? सर मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ था उस दिन, और मैं तो घर पर भी नहीं था शायद। किरण के बैग से वैलेंटाइन डे का कार्ड मिला था, इसलिए डांटा था इन्होंने उसे। मतलब उसका बॉयफ्रेंड था? सर मेरी बेटी वैसी नहीं थी, उस लड़के ने छिपा कर उसके बैग में वो कार्ड रख दिया था, उसे तो पता भी नहीं था। सर, ब्रिजेश का बैकग्राउंड चेक किया, लड़कियों के मामले में उसका रिकॉर्ड साफ नहीं है। अगर ये मान भी लें कि ये सब ब्रिजेश ने किया है, फिर भी किरण के चिल्लाने की आवाज़ उसके माँ बाप को क्यों नहीं सुनाई दी? और ये फात के कॉल रिकॉर्ड्स, इनके हिसाब से उस रात को वो किरण के घर के आसपास भी नहीं था। सर, ये रही लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमें शर्मा से फिर से बात करनी होगी। क्या हुआ सर? जरूर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। और हाँ, रास्ते में किसी खिलौने की दुकान पर रुकना है। हाय बेटा। अरे वाह, गेम खेल रहे हो? सुनिए, फैमिली वालों को छोड़कर बाकी सब प्लीज बाहर जाइए, हमें इनसे कुछ बातें करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए उससे अच्छी गेम है, लो खेलोगे? लो, अच्छी है ना फ्रेंड्स? किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक मरने के कुछ घंटे पहले किरण के किसी के साथ शारीरिक संबंध बने थे। उसकी मर्जी से या उसके खिलाफ, ये क्लियर नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बच्ची थी वो ये सब करेगी? ये शौक और दुख जेन्युइन है या एक्टिंग कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? किरण के बैग में एक कार्ड देखकर ही अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। एक 15 साल के लड़के को धमकाने पहुंच गए थे। तो ये सुनकर कि किरण के किसी के साथ शारीरिक संबंध थे, पहला ख्याल क्या आया होगा इनके मन में? यही कि किरण को खत्म कर दें, और शायद ऐसा किया भी। बताइए शर्मा जी, कैसे मारा अपनी बेटी को? ये सच नहीं है, सब झूठ है। सच है ये, और ये भी सच है कि ये आपके अकेले के बस की बात नहीं। आपके परिवार का कोई सदस्य या फिर शायद सभी शामिल हैं। बेटा, अब हम फ्रेंड्स हुए ना, तो अपने फ्रेंड को एक बात बताओगे? बेटा, कोई ऐसा था जो तुम्हारी दीदी को मिलने आता हो
रात में, अकेले में या सबसे चुपके? मामा जी। बहुत प्यार करते थे हम सब किरण को, और आप हम लोगों पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बच्चे ने मामा का नाम लिया। चलिए देखते हैं कितना प्यार करते थे किरण से। हवालात में चलकर बताइएगा। मतलब? लेकर चलो। पर सर मैंने किया क्या? लेकर चलो इसे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? वो भांजी थी मेरी, मैं उसके साथ। अरे मैं तो कभी उसके कमरे में भी नहीं गया। हाँ, उस रात कुछ आवाजें जरूर आ रही थी उसके कमरे से। नंबर की क्या ज़रूरत है? हम इंटरनेट कॉलिंग पर भी तो बात कर सकते हैं। कहानी अच्छी है तेरी, पर तेरी रेपुटेशन से मैच नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि तुझे सागर वाली जॉब से क्यों निकाला गया था। देख, अभी भी वक्त है, कबूल कर ले कि तूने किरण के साथ वो सब किया, और फिर घबरा गया कि किरण किसी को बता ना दे, इसलिए हड़बड़ाहट में उसे मार दिया। सर ये सच नहीं है, आप मेरे यकीन कीजिए, मैं उस दिन से पहले कभी किरण के कमरे में नहीं गया। भांजी थी मेरी। इस ब्रिजेश की बात पे यकीन किया जा सकता है? उसकी हिस्ट्री को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बिना चेक किए उसकी बातों को गलत साबित करना भी गलत होगा। हो सकता है उसने उस रात सही में किरण को किसी से बात करते हुए सुना। किरण के पास कोई फ़ोन हो जो उसके माँ बाप हमसे छुपा रहे हैं। एक काम करो, किरण के घर के आसपास और स्कूल के आसपास जितनी भी सिम कार्ड की दुकान है, सब में पता करो। आसपास के मोबाइल फोन्स की दुकानों पर पूछताछ करने पर पता चला कि पुलिस का शक सही था। किरण के पास वाकई में मोबाइल फोन था और ये नंबर उसने कुछ दिन पहले ही लिया था। सर, नेटवर्क प्रोवाइडर के हिसाब से किरण ने अपने उस नंबर से किसी को फ़ोन नहीं किया, ना ही उसे उस नंबर पे किसी का फ़ोन आया है। सर, फ़ोन की लास्ट लोकेशन श्याम ही शो कर रहा है, और देखिए अभी भी फ़ोन वही है। मतलब किरण का अपना घर? नहीं, डायल मत करना, हम लोग खुद वहाँ जाएंगे। मर्डर वाली रात को फ़ोन की क्या लोकेशन थी ये पता कीजिए। ठीक है सर, चलो। अब क्या हुआ सर? हादसे से कुछ दिनों पहले किरण ने मोबाइल फोन खरीदा। आप लोग जानते थे इस बारे में? नहीं इंस्पेक्टर, अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमें मालूम होता। सर रिंग जा रही है, शायद फ़ोन साइलेंट पर हो। रूम में चल। सर यहाँ। सर मिल गया। तो आप में से किसी ने भी इस फोन को पहले कभी नहीं देखा? नहीं मैम। अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि किरण ने ये फोन छुपा कर रखा था। हाँ बोलो। श्योर हो? ठीक है सर, किरण की इस नंबर की लोकेशन ट्रेस हो गई। मर्डर वाली रात ये फ़ोन यहाँ श्यामला हिल से सीहोर गया तो वापस आया। लेकिन आपने तो कहा कि आपने उस रात किरण को अपने बेड पर सोते हुए देखा। हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर, उस रात किरण कहीं नहीं गई। खिड़की बंद करके जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो अपने बेड पर ही सो रही थी। चेहरा देखा था आपने उसका? आपकी बेटी मोबाइल फोन यूज करती है और आपको नहीं पता। आपकी बेटी आधी रात को इतनी दूर तक निकल जाती है लेकिन आपको उसका भी कुछ आइडिया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था वो इतना कुछ छुपा रही थी हमसे। सर इस शर्मा पे मेरा शक गहराता जा रहा है। हो सकता है कि किरण का कोई बॉयफ्रेंड हो जिसे मिलने के लिए वो आधी रात को सीहोर गई, पर जब वो रात को वापस लौटी तो मिसिस शर्मा ने खिड़की बंद कर दी, तो मजबूरन उसे खिड़की तोड़ के अंदर आना पड़ा। हो सकता है इस शोर से मिस्टर शर्मा जाग गए हो, उसने किरण को पकड़ लिया हो और गुस्से में आके उसकी जान ले ली। हो सकता है, लेकिन किसी भी बात को दावे से कहने से पहले ये पता लगाना होगा कि किरण उस रात गई कहाँ थी और किससे मिली। सर इस फ़ोन में एक इंटरनेट कॉलिंग एप्लीकेशन डाउनलोड है जिससे फ़ोन भी किए जा सकते हैं और मैसेज भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स निकालना काफ़ी मुश्किल है। सर किरण ने इसमें फेक प्रोफाइल बनाई हुई थी जिससे वो साहिल नाम के किसी लड़के से बात किया करती थी। उन दोनों के कुछ मैसेजेस भी इसमें एक्सचेंज हुए थे, आप इसमें देख सकते हैं। लेकर आओ इस साहिल को। सर शुरुआत उसी ने की थी। हाय
हाय हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हु आर यू? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैसेज वो कर रही है, इसलिए मैं उसे मिलने गया था। हाय। तुम इतनी लेट यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। इतने दिनों से हम मैसेजेस पर जो बात कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं प्राची को लाइक करता हूँ और मुझे लगा मैं प्राची को मैसेज कर रहा हूँ। साहिल प्लीज मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो साहिल। कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो उसको कैसे पता चला सब कुछ मेरे बारे में? किरण, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? और बहुत लेट भी हो चुका था तो मैंने बोला कि तुम चली जाओ। कहाँ से अलग अलग गए थे? किस लोकेशन से? यहाँ साहिल किरण से लास्ट टाइम यहाँ मिला था और उसके जाने के बाद किरण अपने घर के लिए वापस निकली। किरण के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि रात 11 बजे वो घर से निकली थी सीहोर के लिए और 1:30 बजे वापस आई। इसके अलावा साहिल भी सच कह रहा है। उसके मोबाइल को ट्रैक करने से पता चला कि किरण को मिलने के बाद वो सीधे अपने घर गया था। इसका मतलब यह है कि हमें श्यामला हिल्स और सीहोर के बीच में पूछताछ करनी चाहिए। शायद किसी ने कुछ देखा हो। तो बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अंकल मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये टूट गया। आसपास कोई गराज है क्या? मुझे इसे अभी ठीक कराना है। हाँ आगे सीधा एक गैराज तो है, बट एक बार देख लो शायद खुला हो। थैंक यू अंकल। वो गैरेज कहाँ है? सर वहाँ पर है। थैंक यू। लड़की को देखा है? हाँ साहब। भैया कितने पैसे लगेंगे? 4000 तक लग जाएगा मैडम। लेकिन भैया अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं काम करती हूँ, थोड़े से पैसे अभी दे देती हूँ, बाकी का कल दे दूंगी। बंद करने का टाइम है मैडम, पैसे हो तो बोलो, नहीं तो कल गाड़ी आकर ले जाना। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कौन हो तुम? पक्का यही बोला था? हाँ साहब यही बोला था। यही बात कर रही थी, फिर गाड़ी लेकर चली गई। और उसके बाद पैसे लेकर वापस आई थी? नहीं सर, वापस नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि किरण अपने पापा मिस्टर शर्मा की गाड़ी लेकर उस रात को निकली थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगले दिन सुबह जब हम उसके घर गए थे, उस गाड़ी का रियर व्यू मिरर एकदम सही सलामत था। सर हो सकता है उसने किसी और गैराज से रिपेयर कर लिया। हो सकता है। श्यामला हिल से लेकर सीहोर के बीच के जितने भी गैराज हैं सबको छानो, पता करो कि किसने रिपेयर किया है और किसने रिपेयर करवाया था, किरण ने या किसी और ने। सर वो फ़ोन कॉल जो किरण को गैराज में आया, हमने जब उसका फ़ोन चेक किया और फ़ोन के ऐप चेक किए तो ना ही उसके फ़ोन में और ना ही उस फ़ोन के ऐप में किसी भी कॉल की कोई एंट्री थी। लेकिन साहिल के कॉल की एंट्री थी। इसका मतलब किसी ने वो दूसरे कॉल की डिटेल्स डिलीट की। सर 14 फरवरी को सुबह 9:30 बजे किरण ने अपना एक फेक प्रोफाइल बनाया था और जिस कंप्यूटर पर ये फेक प्रोफाइल बनाई थी उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने पर पता चलता है कि ये उसके स्कूल का है। मतलब ये हो सकता है कि उस ब्लैकमेलर को किरण के उस फेक प्रोफाइल के बारे में स्कूल के ही कंप्यूटर से पता चला हो सकता है सर। सुनो, ये लड़की आई थी यहाँ सफ़ेद गाड़ी में, गाड़ी का रियर व्यू मिरर ठीक करवाने। नहीं साहब, नहीं देखा। सर ये है किरण का कंप्यूटर, वो इस पर बैठा करती थी। अच्छा, अगर क्लास के कंप्यूटर से किसी ने फ्रेंड्स बुक साइट पर लॉगिन किया तो किसी और को उसके बारे में पता चल सकता है? अगर उसे उस कंप्यूटर का पासवर्ड पता हो तो हिस्ट्री में जाकर चेक किया जा सकता है कि इस कंप्यूटर से कौन कौन सी साइट को विजिट किया गया है। और किरण के अलावा और किस किस के पास था इस कंप्यूटर का पासवर्ड? टीचर्स के अलावा 10th 11th 12th के कुछ दूसरे बच्चों के पास। एक कंप्यूटर कुल 6 बच्चों को अलॉट होता है। ठीक है, मुझे उन सभी बच्चों और टीचर्स की डिटेल्स चाहिए। सर 6 स्टूडेंट्स और दोनों टीचर्स के फ़ोन लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए हैं। सिर्फ यही नंबर है जो घटना वाली रात को सीहोर की तरफ गया है। किसका नंबर? सर क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। एक मिनट, उसके कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है जिस रात किरण की मौत हुई थी किरण से मिला था। हाँ बेटा, आगे की कहानी खुद बता दे वरना निकालने के तरीके आते हैं। बोल। सर मैं और किरण लैब में एक ही कंप्यूटर पे काम करते थे। फिर मैं एक दिन कंप्यूटर लैब में
उसको नोट देने गया तो देखा वो किसी से फ्रेंड्स बुक पर चैट कर रही थी। उसके अगली बार जब मेरा टर्न आया तो मैंने कंप्यूटर से उसकी हिस्ट्री निकाल ली। सर, मैं तो सिर्फ उसे मज़े के लिए डराना चाहता था, लेकिन उस रात जब मैंने उसे फ़ोन किया तो कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? 980057 यही है ना तुम्हारे पापा का नंबर? तो क्यों ना मैं उन्हें फ़ोन करूं और तुम्हारे और साहिल के बारे में बता दूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगे मैं करूँगी वो। कुछ भी? हाँ कुछ भी, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। सर, किरण ने मुझे कुछ पैसे लाने को कहा था और मैंने घर के लॉकर से पैसे लिए और उसे मिलने चला गया। भैया, ये गाड़ी का कांच ठीक करना था। हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा लगेगा। ठीक है, जाओ ऊपर बैठिए आप लोग। तुम शुरू से ही मुझे अच्छी लगती थी, बस हिम्मत नहीं हो पाई तुमसे बोलने की। याद है ना तुम्हें अपना प्रॉमिस? या पापा को फ़ोन करूं? क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, हम तो बैठे हुए थे। सब रिकॉर्ड कर लिया है इसमें। उम्र है तुम लोगों की ये सब करने की? बुलाओ पुलिस को, अंदर करवाऊं दोनों को। अरे इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल देते हैं, जब सब लोग देखेंगे तब पता चलेगा इन लोगों को। नहीं, ये मत करिए ना प्लीज, ये मत करिए प्लीज। नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हम दोनों के साथ एक एक बार, समझ गई ना? मैं कुछ नहीं कर सका। वो दो लोग थे और मुझसे बड़े भी थे। उसके बाद मैंने किरण की गाड़ी में बैठकर उसके मोबाइल से मेरे पूरे कॉल्स डिलीट कर दिए और उसके बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर। उसके बाद जो हुआ सर, मुझे कुछ नहीं पता। आई स्वेयर सर, मुझे कुछ नहीं पता। कौन से गैराज में हुआ था ये सब? सब लोग हट जाओ इधर से। क्या हुआ था आप लोग? ये दोनों तेरे यहाँ काम करते हैं? मुन्ना भाग! भाग मुन्ना! पकड़! पकड़ सब! सर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से फ़ोन आया। किरण के बेड के पास मिले कांच के टुकड़ों पर ब्रिजेश, साहिल, पार्थ या उन दोनों मैकेनिक में से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं। आपके गुस्से ने आपकी बेटी की जान ली है मिस्टर शर्मा। उसके हाथों आपकी गाड़ी का रियर व्यू मिरर टूट गया था, सिर्फ एक कांच। लेकिन वो आपसे इतना डरी हुई थी कि उसे रिपेयर कराने के लिए वो उस रोहित से मिली, जो उसे पहले से ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसे मिरर रिपेयर कराने के लिए पैसे चाहिए थे। और उसके साथ वो उस गैराज में गई जहां उसके साथ वो सब हुआ। और इस सब के बाद किरण रात को वापस घर आई।
यकीन पे यकीन करके दूसरी हिंदू नहीं बनाना है इसको मुझे। हिंदू बनाना है, यकीन पे यकीन करके दूसरी हिंदू नहीं बनाना है इसको। याद है तुम्हें अपना प्रॉमिस या पापा को फोन कर आपके डर ने आप दोनों के बीच में दूरी इतनी बढ़ा दी थी कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी वो आपको बताना नहीं चाहती थी। उसने आत्महत्या रेप के कारण नहीं की होगी, बल्कि इस डर से की होगी कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आपको पता है किरण के मरते समय उसके रोने की आवाज़ आपको क्यों नहीं सुनाई दी? उसे मौत से ज़्यादा आपका खौफ था। उसे डर था कि कहीं आप आवाज़ सुनकर उसे बचा लेंगे और फिर उसे वही सब झेलना पड़ेगा जिससे बचने के लिए वो आत्महत्या कर रही है। जब कोई छोटा नाजुक पौधा गलत दिशा में बढ़ने लगता है तो माली उसके साथ एक सीधी और सख्त लकड़ी लगा देता है। वक्त बीतता जाता है लेकिन पौधा फिर भी उस भारी सहारे से अलग थलग पहले की तरह गलत दिशा में बढ़ता जाता है। माली लगातार उस पौधे पर अपनी नजरें लगाए इंतजार करता रहता है और एक दिन वो पौधा उस लकड़ी का सहारा लेकर सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है और उस दिशा को अपनी दिशा बना लेता है। शायद इतना ही आसान होता है बच्चों को सही दिशा में मोड़ना। जरूरत है तो सिर्फ संयम और समझदारी की। हम उम्मीद करते हैं कि किरण के पिता से जो गलती हुई वो समाज के किसी और पिता से ना हो। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।